बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। लाउडस्पीकर 90 एफएम के स्टूडियो में आज हमने एक ऐसी शख्सियत को आमंत्रित किया है जिनकी उम्र तो 76 साल है, लेकिन जज्बा एक नौजवान की तरह है कुछ कर गुजरने का। और आप मूलतः भारत के वाराणसी जिला, तो अब वाराणसी जिले का पार्ट पहले चंदौली तहसील हुआ करती थी, उसी चंदौली जिले के आप मूलतः पैदाइश वहाँ की है, लेकिन अब वो गांव इनका हरिपुर गांव अब कस्बा बन चुका है। तो हमारे साथ आज हैं आचार्य, योग के आचार्य, और भी बहुत सारी आपकी खूबियां हैं, डॉक्टर धनंजय कुमार जी। धनंजय कुमार जी के बारे में आपको बता दूं कि आप विश्व बैंक से आप सीनियर इंडस्ट्रियल इकोनॉमिस्ट के पद से आप सेवानिवृत्त हैं, और आप भारत की शिक्षा व्यवस्था, खासतौर से जो प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था है उसमें कुछ मूलभूत सुधार चाहते हैं, और विश्व के 30 देशों की आपने शिक्षा प्रणाली का अध्ययन भी किया है। आप एक चिकित्सक भी हैं, लेखक भी हैं, कवि, नाटककार, अच्छे वक्ता और सांस्कृतिक कार्यकर्ता। कई पुरस्कार भी आपको मिल चुका है। फिल्म के निर्माता, लेखक, निर्देशक का भी जो है आप रोल में रह चुके हैं। तो 5 महाद्वीपों में के 50 से अधिक देशों की आप यात्रा कर चुके हैं। 1 दर्जन आपकी पुस्तकें प्रकाशित हैं, और YouTube चैनलों पर भी आपके बहुत सारे 500 से ज्यादा वीडियोस हैं। तो आज धनंजय कुमार जी इस समय अमेरिका में लंबे समय से रह रहे हैं, अमेरिकी नागरिकता भी आपने ले ली है, लेकिन भारत से लगाव बना हुआ है, सबसे अच्छी बात यह है। और एक गांव से निकला हुआ व्यक्ति आज अमेरिका में और कई देशों में भारत का नाम रोशन कर रहा है। तो हम अपने स्टूडियो में लाउडस्पीकर 90 एफएम के दर्शकों और श्रोताओं की ओर से योगाचार्य धनंजय कुमार जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गोरखपुर में हम पहली बार आए हैं और आपके साथ पहली मुलाकात हो रही है जी। बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरे सौभाग्य की बात है कि गोरखपुर और आसपास के जिलों में आपके दर्शक से मैं जुड़ पाऊंगा जी, ये मेरा सौभाग्य है। तो बात तो बहुत समय से होती है कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, मैकाले ने जो शिक्षा व्यवस्था दी, बाबू उस शिक्षा व्यवस्था से लोग बने, लेकिन उस शिक्षा व्यवस्था में लंबे समय से बात होती है कि कुछ न कुछ चीजें ऐसी हैं जो बच्चों को पसंद नहीं आती हैं, बोरिंग होती हैं। तो आपने उस पर काफी स्टडी की है, और मुझे ये पता चला है कि कल आपने जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश से भी मुलाकात की थी, और डाइट के प्रिंसिपल से भी आप मिले हैं। आपकी कोशिश निश्चित रूप से रंग लाएगी, क्योंकि व्यक्ति के अंदर एक जज्बा है। सभी लोगों को भगवान ने पैदा किया, और भगवान ने पैदा किया है तो उसका कुछ मकसद है कि हम इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए क्या हमारा योगदान हो सकता है। तो धनंजय जी इस उम्र में भी भारत के लिए सोचते हैं, तो ये हम सबके लिए बड़ी गर्व की बात है। तो आइए अब हम इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे
कि आपने अभी बताया मुझे कि बच्चों के जो शिक्षा है, जो प्राइमरी एजुकेशन है भारत का, उसमें आप जो कमियां पा रहे हैं, उसके विकल्प के रूप में आपके पास क्या क्या है, आप कैसे क्या करना चाहते हैं, और आपके पास इसके लिए क्या होमवर्क है, आपने ग्राउंड लेवल पे क्या काम किया है, क्या स्टडी है, इस पर थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों श्रोताओं को बताएं। जब मैं विश्व बैंक में था लगभग 25 वर्ष, तो दर्जनों देशों की यात्रा की। उसके बाद मैंने शिक्षा प्रणाली पर ध्यान देते हुए फिर से कई देशों की यात्रा की और जानने का प्रयास किया कि वहाँ की सभ्यता संस्कृति किस बात पर आधारित है। तो मुझे लगा वो कॉलेज एजुकेशन डिग्री पे नहीं है, जो प्राथमिक शिक्षा होती है वहाँ से संस्कृति, सभ्यता और मानसिकता का निर्माण होता है। तब हमने जब उस पर ध्यान दिया और सबका करिकुलम और किस तरह की पुस्तकें होती हैं, किस तरह की कक्षाएं होती हैं, तो कुछ देशों को छोड़कर जहाँ काफी सुधार हुआ है और सब लोग मानते हैं, विश्व में उनका सम्मान होता है, लेकिन अधिकतर देशों में, जिसमें भारत भी शामिल है, उसमें सुधार हुए हैं मंद गति से, थोड़े थोड़े, लेकिन मौलिक सुधार की आवश्यकता है। क्योंकि अगर आज हम शिक्षा प्रणाली का एक संक्षिप्त अवलोकन करें तो बच्चे तनाव में होते हैं। स्कूल जाना, छुट्टी रहना ज्यादा अच्छा लगता है। आज छुट्टी है तो बच्चे खुश होते हैं, यानी कि अरे छुट्टी हो गई, हम तो मिस करेंगे, हम कुछ सीखेंगे। तो एक ये, दूसरा कि तनाव का कारण एग्जामिनेशन और स्कोर, ABCD या 70, 80, 90। अच्छा, उस तरह का कंपटीशन जो है सिर्फ शिक्षा में नहीं, आपके आर्थिक जीवन में, इंडस्ट्री में, अगर आपकी क्षमता 100 की है और आपका कॉम्पिटिटर 50 पे है, तो आप 51 आपका लक्ष्य बनता है, 100 नहीं। इसका मतलब आपकी क्षमता अधूरी रह जाती है। हम जीत जाते हैं लेकिन अपने आप से हार जाते हैं। तो उनकी क्षमता की पहचान टीचर्स को होनी चाहिए। ये बच्चा पढ़ के सीखता है, लिख के सीखता है, सुन के सीखता है, खिलौनों को तोड़ कर सीखता है, किस तरह इसको सीखना अच्छा लगता है। मतलब ये है कि हर बच्चे की में प्रतिभा जो है, हाँ, व्यक्तिगत प्रतिभा, हर बच्चे की प्रतिभा अलग अलग है। कोई कुछ बनना चाहता है, कोई जरूरी नहीं है कि सब पढ़ाई में ही अव्वल हो। हाँ, कुछ किसी जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, आपके कहने का मतलब है जो उसका इंटरेस्ट हो उसके हिसाब से उसको डेवलप किया जाना चाहिए, तभी वो पनपेगा, तभी वो पनपेगा। हाँ। और जैसे कोई अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत टॉपर स्टूडेंट नहीं थे प्राइमरी और मिडिल स्कूल में, लेकिन उनके परिवार का सहयोग था। तो आज का परिवार जो है शिक्षा प्रणाली से थोड़ा कटा हुआ सा है। बच्चे को स्कूल भेज दिया, उनका काम खत्म हो गया। अब उनको चाहिए कि उसके नंबर अच्छे आते रहें और वो पढ़ लिख के बड़ा हो जाए। फिर बच्चों से मैंने पूछा, परिवार के लोगों से पूछा, भाई आप शिक्षा क्यों ग्रहण करते हो? इसलिए ना कि हमको अच्छे अच्छे नंबर मिले, पास होते जाए। अच्छा, पास हो जाए तो फिर नौकरी करेंगे, और नौकरी करोगे अगर मिल जाए तो हम और पैसा कमाएंगे। अच्छा, पैसा कमा क्या करोगे? मस्ती करेंगे। उसके बाद क्या करोगे? कोई जवाब नहीं। तो इस तरह की मानसिकता जो एक फैक्ट्री बना से बच्चों को तैयार करती है, वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एक श्राप है पूरे विश्व पर, कि एक तरह के सामान बनने लगे, एक तरह की फैक्ट्री, उसमें बुद्धि नहीं चाहिए, उसमें आपको बटन ऑन ऑफ कब करना है और इंजन में तेल और ग्रीस कब डालना है, ये सब जानना है। लेकिन फैक्ट्री का डिजाइन कैसे पहले से बेहतर हो सकता है, उसकी एफिशिएंसी किस तरह की टेक्नोलॉजी हमें चाहिए, तो अधिक टेक्नोलॉजी का होना हम अच्छी टेक्नोलॉजी मानते हैं। हमारा जीवन जितना टेक्नोलॉजी के अधीन होता रहेगा, उसको अच्छा टेक्नोलॉजी मानते हैं। यांत्रिक हो चुका है, यांत्रिक हो चुका है, बच्चे एडिक्ट हो चुके हैं स्क्रीन, या तो ऐसे देखते रहते हैं मोबाइल पे। मोबाइल बच्चों के लिए श्राप है, जहर है। लेकिन लगता है कि हम तो अच्छे खासे घर परिवार के हैं, सबके पास मोबाइल होना चाहिए, सबके पास टीवी जब तक 4 घंटे ना देखें तब तक दिन पूरा नहीं होता, इस तरह की भावना है। देर को खाते हैं, सुबह देर को सोते हैं, सुबह नींद नहीं खुलती है,
तो फिर स्लीपिंग पिलो क्या क्या वो सब चल रहे, ड्रग चल रहे। ये जो आपने जो भारतीय एजुकेशन सिस्टम में जो कमी देखी, क्या उसी तरह की कमी दूसरे देशों के एजुकेशन में भी है? लगभग 90% अन्य देशों में भी वही कमियां हैं, क्योंकि सब लोग उसी मानसिकता के शिकार हैं। हमको जल्दी से आर्थिक विकास करना है, लेकिन ये सबके जो पास नंबर वाली प्रणाली है कि ज्यादा नंबर पाने से ही मतलब ये जाना जाता है कि बच्चा ज्यादा, हाँ, वहाँ पे अधिकतर देशों में कहीं कहीं कम होती है। अच्छा, कहीं कहीं कम होती है कि ठीक है साल में एक बार एग्जाम हो जाए। अब जो भारत में तो महीने में कई टेस्ट, तो कहीं तिमाही छमाही, उसके बाद प्री एग्जाम, फिर कोचिंग, बिल्कुल उलझन सी होती है बच्चों को। कुछ देश ऐसे हैं जिसमें शुरू के 10-12 साल तक कोई परीक्षा नहीं होती, कोई टेंशन नहीं, कोई होमवर्क नहीं, वो सिर्फ पीठ पे वो लाद के ले जाते हैं, कंधा ऐसे हो जाता है, गर्दन आगे झुकती, बिल्कुल ढांचा ही बदल जाता है। उसके बाद स्कूल के बाद घर जाते हैं तो 4 घंटे का काम है, तो नहीं पूरा होता तो माँ बाप पढ़े लिखे हो तो वो पूरा करते हैं। अच्छा, माँ बाप ने कर दिया, इसको लिख दिया कि हाँ इसने होमवर्क कंप्लीट कर दिया, लेकिन इसने नहीं किया, ना कुछ सीखा इससे। और मानसिकता को एक जैसे जंजीर में जकड़ के आप इस पे सवाल नहीं पूछेंगे। गार्जियन ही होमवर्क के लिए ज्यादा चिंतित रहते हैं। गार्जियन चिंतित रहते हैं। अब कई देशों में बच्चे जैसे मिडिल स्कूल लेवल पे बच्चे जो फेल हो जाते हैं, बहुत मेहनत की थी, सब कुछ रट के ले गए थे, लेकिन वो आया नहीं एग्जाम में, आत्महत्या तक नौबत आ जाती है। शराब, नशा, गांजा, ये सब हो जाते हैं। और कई देशों में तो उनके घर वाले भी आत्महत्या कर देते हैं कि उनका जो रुतबा था समाज में, अब बच्चा बहुत ब्रिलियंट है, अब वो फेल हो गया है, जो भी सक्सेस नहीं हुआ, ये तो उनके लिए बड़े शर्म की बात है। तो इस तरह की सिचुएशन हमारे सामने है। तो एक खुला मन हो, बच्चे हर्षित हो। आपने क्या सुझाव दिया? आप कल जिलाधिकारी गोरखपुर से मिले थे, तो आपने जिलाधिकारी को क्या सुझाव दिया? मैंने उनको सुझाव दिया कि मैं इस जिले के कुछ स्कूलों के कुछ टीचर्स के साथ मीटिंग करके उनको ये बताना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स को कैसे पहचानें, नंबर 1, और उनके अंदर जिस तरह की क्षमता है उसको कैसे आगे बढ़ाएं। जरूरी नहीं कि पाठ्यक्रम और पुस्तकों के माध्यम से हो, उसके लिए आपको कुछ नया सामान उनको सामने रखना होगा, नए उपकरण, नई पुस्तकें, नए कहानियों की पुस्तकें। उपनिषद की कहानियों में बहुत ज्ञान है, उपनिषद की कहानी पाठ्यक्रम में नहीं। पंचतंत्र और भी अन्य कहानी, उसमें कितना विज्ञान छुपा है। जैसे उद्दालक और श्वेत केतु की कहानी में ना, ग्लास के पानी में नमक मिला दिया, उसने कहा देखो कैसा लग रहा है कि पानी नमकीन हो रहा है, उसमें नमक है ना, आप बताओ नमक कहाँ है? नमक तो दिखता नहीं है, लेकिन है। तो जो हम देखते हैं, जो हम नहीं देख पाते, वो भी हो सकना। या हम बच्चों को माइक्रोस्कोप और बाइनोकुलर देते हैं कि आपके देखो ये जो नसें हैं, जो बाल हैं, लगता है पहाड़ और नदियां हैं, अगर माइक्रोस्कोप से देखो तो। अरे हम तो ये देखते नहीं। हमने कहा देखो जितनी चीजें तुम्हारे नजदीक हैं या दूर हैं, उनको आप नहीं देखते, न सुनते हैं, न छू सकते। तो इंद्रियों के माध्यम से आपका ज्ञान 1% से भी कम होता है, क्योंकि हमारा विज्ञान कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो यहाँ से वहां तक फैला हुआ है, उसका 1% से भी कम लाइट स्पेक्ट्रम है, प्रकाश। हम लोग गलतियां क्या कर रहे हैं? जैसे गलतियां ये कर रहे हैं कि शिक्षा प्रणाली में, शिक्षा नीति में उसको निर्धारित किया गया है एक्सपर्ट ओपिनियन के हिसाब से। कोई मैथमेटिशियन है, बहुत बड़ा मैथमेटिशियन है, वो मैथमेटिक्स की किताब लिखेगा। कोई साइंटिस्ट है, इतिहासकार है, जो भी है, वो अलग अलग विषय पे। लेकिन बच्चों को ये जानकारी होनी चाहिए कि विषय अलग अलग नहीं होते, सब विषय एक दूसरे से जुड़े हुए। अगर आप एक फूल ले लें, पेड़ का एक पत्ता ले लें, उसमें केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, फिजिक्स है, एस्ट्रोनॉमी है, इतिहास है, पूरे पृथ्वी का इतिहास है, उसमें सूरज है, चंद्रमा, सब कुछ उसमें, पानी, हवा,
धरती सब कुछ उस पत्ते में है। और उसको कहें कि हम गणित जानना चाहते हैं, तो गणित सब्जेक्ट नहीं है पत्ता, उसमें गणित छुपा हुआ है। जैसे गणित के क्लास में हम गए थे, गणित के टीचर थे चंदोली के पास, तो हमने कहा तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है? मैं सब क्लास में जाता हूँ, कुछ न कुछ बोल के या पूछ के गणित। मैंने कहा गणित क्या होता है? अब टीचर और स्टूडेंट कंफ्यूज। गणित का मतलब ना हम जोड़ घटाना गुणा भाग करना, जो गणना से संबंधित है। हाँ, मैंने कहा वो तो आप करते हैं ना, लेकिन गणित का कॉन्सेप्ट क्या है वो कोई नहीं बता पाया। तो मैं दो शब्द में कहा कि गणित के तीन कॉन्सेप्ट, एक संख्या क्या है, एक संख्या दूसरी संख्या से कैसे जुड़ी है उसका अध्ययन, और सारी संख्याएं हमारे जीवन और पूरे विश्व से कैसे जुड़े, ये गणित है। अब उसके लिए आप गुणा भाग जोड़ घटाना सारी इक्वेशन ये सब करें वो अलग बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट पहले समझ रहे। विज्ञान क्या है? विज्ञान कहते हैं विज्ञान ना बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ये हमने कहा वो तो विज्ञान के अंश है, अंश मात्र है। विज्ञान क्या है? ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर है? तो इस तरह की चीजें अगर जो शुरुआत कर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। पुस्तकों में मैंने कई चैप्टर देखे हैं, बस उसमें अभ्यास है, प्रैक्टिस है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक प्रश्न दिया गया, ABCD में सही आंसर पर टिक मार दें। आप लकी हैं तो टिक सही जगह पड़ गया, वरना गलत पड़ गया। कॉन्सेप्ट पे एग्जाम में प्रश्न भी नहीं आते। इतिहास में तारीखें हैं, कौन क्या था उसका नाम लिख दो, वो इतिहास नहीं होता। हमने अपने इतिहास से क्या सीखा, आज का समाज उस इतिहास से कैसे जन्मा, क्या हम उससे अलग हुए हैं तो क्या वो सही था, इस तरह का अवलोकन इतिहास की पढ़ाई में नहीं होता। तो कोई भी विषय ले लीजिए, तो मैं आपने शुरुआत जो की थी उस पर से कि क्या हर देशों में ऐसा 90% देशों में ऐसा होता है, उसमें से बाकी जो 10% होते हैं उनमें से 4-6 देशों में परीक्षा नहीं होती, सिर्फ हाई स्कूल ग्रेजुएशन की परीक्षा होती है। अच्छा, तब तक बच्चे इतने रिलैक्स होते हैं, जो कुछ उनको सिखाया गया है जान गए हैं, रटने की कोई जरूरत नहीं है, कंफर्टेबल महसूस करते हैं, कोई तनाव नहीं है, दिमाग खुला होता है, रिलैक्स होता है। अच्छा उसका एक इंटरनेशनल कंपटीशन भी होता है जिसमें करीब 150 देश भाग लेते हैं। तो पिछले 20 साल से जो मैंने उसका डेटा देखा है, हर साल लगभग वही 4-6 देश टॉप 1 2 3 4 5 6 7 पे रहते हैं। तो यहाँ आपने शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे आपने अपनी बात रखी है। मैं दर्जन से ज्यादा जिलाधिकारियों से मिला हूँ। जिला के स्तर पे इसमें कोई बहुत बड़ा पॉलिसी एक्शन की जरूरत नहीं है, उनके इच्छा अनुसार, उनके सहयोग के अनुसार टीचर्स प्रोत्साहित होते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। अगर ऑर्डर आए सेंट्रल लेवल पे ये आपको करना ही है, तो करने के लिए तो बहुत बड़ा बजट चाहिए, सबको ट्रेनिंग चाहिए, सबको वो सामग्री चाहिए जो हम लगभग 100 स्कूलों में दे पाए हैं, वो 10 लाख स्कूलों में हो चाहिए। उसका एक वो डायमेंशन आयाम बदल जाता है। लेकिन वो इसके लिए आपको, जैसे आप भारत की प्राथमिक शिक्षा में कुछ बदलाव चाहते हैं, तो आपको इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार से भी अप्रोच करना होगा। कर रहे हैं, लेकिन वो एक लंबा अभियान है। वो हो सकता है 2-4-5 साल लगे, एक स्तर से फाइल यहाँ पहुंचे वहां पहुंचे, लोग सोचें समझें, मुझसे बात करें कि भाई मैं कहना क्या चाहता हूँ, स्पष्ट नहीं है। तो मैंने अपनी तरफ से जो हो सकता है, मैंने एक सारी सामग्री संक्षिप्त रूप में तैयार करके रखी। प्रिंटेड फॉर्म में कोई चाहेगा तो 300-400 पेज आ जाएगा। डिजिटल रूप में उसका एक लिंक, एक पेज पे 10-12 लिंक है। मुख्य लक्ष्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, किस तरह वो कार्यान्वित हो सकता है, किस तरह के बदलाव चाहिए, किस तरह की सामग्री चाहिए, किस तरह के प्रश्न चाहिए जिसका उत्तर ढूंढना है हमें, ये सब संक्षिप्त रूप में, बल्कि आपको शायद भेज दिया गया है, आप मौका मिले तो देखिएगा। तो वो सब है उसमें, मैंने ऐसा कुछ छोड़ा नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ। ये प्रज्ञालय क्या है? प्रज्ञालय विद्यालय से थोड़ा फर्क इसलिए है
कि जैसे शुरुआत में होती है सूचना या डेटा, एम्पेरिकल डेटा, ये इतना है, इसकी मात्रा कितनी, दूरी कितनी है, वजन कितना है वगैरह। उस डेटा को जब हम संगठित करते हैं तो वो विद्या बनती है, ज्ञान बनता है, एनालिसिस होता है उसका। जब उसको हम समझ के अपने अंदर उतार लेते हैं तो हमारी मानसिकता का हिस्सा बन जाता है, वो है बुद्धि। और जब वो हमारी आत्मा से, हमारी पर्सनालिटी से जुड़ जाता है, उसका एक अंश नहीं बल्कि उसमें घुल मिल जाता है, वो है प्रज्ञा। तो प्रज्ञा आपको सिर्फ अपने आप से नहीं, आपको पूरे ब्रह्मांड से जोड़ती है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड की रचना जैसी हुई है उसी प्रोसेस में आपकी भी रचना हुई है। तो आप प्रज्ञालय के जरिए ये काम कर रहे हैं? हाँ, प्रज्ञालय नाम एक संस्था का हमने स्थापना की, मतलब 1-1.5 साल पहले, प्रज्ञार्थी। तो प्रज्ञार्थी नाम से एक नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल ट्रस्ट है, टैक्स एग्जम्प्ट है। उसके सारे नंबर जो है, आईडी, केवाईसी, दर्पण, ये सब तैयार हो चुका है। और मैं अब कुछ ऐसे लोगों से, इंडस्ट्रियलिस्ट से, सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ कुछ डोनेट करना होता है, तो मैं संपर्क करने का प्रयास कर रहा हूँ कुछ लोगों से कि उनको देना ही है कुछ दान, योगदान देना है। तो इस दिशा में अगर रुचि हो एजुकेशन क्षेत्र में तो हम उसके कैंडिडेट हो सकते हैं। लेकिन चूंकि हम यहाँ रहते नहीं हैं तो अपने मित्रों से हमने जिक्र किया है कि अगर हो सके तो हमको उनके संपर्क में लाइए, ताकि हम इसको और गति दे सकें। तो आपका ये जो अभियान, आप रिटायरमेंट के बाद ये थॉट्स आए, या आप जब इंडिया में यहाँ रहते थे, जब आपने पढ़ाई की, तब ये थॉट्स कब आए ये आपके दिमाग में? ये थॉट्स शुरुआत में जब मैं वर्ल्ड बैंक में था, जब एक देश से दूसरे देश, चौथे, 10वें, 20वें देश पहुंचा, मैंने कहा ये सब कुछ इस देश में हो रहा है जो वहां नहीं होता, इसका कारण क्या है? तो मैंने ये पाया कि वहां के बच्चे, वहां के नौजवान ही बदलाव ला सकते हैं। जो बुजुर्ग हैं, जो करियर अपना कर चुके हैं, उनके अंदर कुछ नया कर सोचने की रुचि नहीं रह जाती कि हम क्यों सोचें। अब हमें मान लीजिए 20 साल और जीना है तो हम 100 साल की दूर की क्यों सोचें। लेकिन बच्चे केवल 100 साल नहीं, कहें कि हम किस तरह का समाज, किस तरह की संस्कृति, किस तरह की सभ्यता हम बनाना चाहते हैं। और आज की जो मौलिक समस्याएं हैं समाज में, प्रदूषण है, अपराध है, क्राइम है, गरीबी है और पर्यावरण की समस्याएं हैं, इन समस्याओं का समाधान ये 5, 10, 20 साल की बात नहीं है। अभी 100 साल से तो चल रहा है, अभी तक अधिक सुधार नहीं हो पाया है। इसलिए हमको थोड़ा एक मजबूती से इसको लेना पड़ेगा और उसके लिए हमको समर्पित होकर इस तरह की नीतियां बनानी पड़ेंगी। अब मैं नीतियों पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन किसी भी समाज में जो सामाजिक संगठन है उसका एक नया आकार भी हो सकता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने जो ये आपकी थीम है, तो इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है? जैसे आप यहाँ शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मिले, जो हमारा प्राइमरी एजुकेशन का सिस्टम चल रहा है वो तो चलेगा, वो चलता है। उसमें आप क्या चाहते हैं, कैसे? हम चाहते हैं कि उसके अतिरिक्त सप्लीमेंट के रूप में सप्ताह में 1 या 2 बार हर एक क्लास में, इस सप्ताह में आज दूसरी कक्षा में हुआ, कल तीसरी कक्षा में हो जाए, इस तरह 5 दिन 5 कक्षाओं में हो सकता है। लेकिन हर एक कक्षा के लिए 1 बार हुआ सप्ताह में, तो 1 बार सप्ताह में 30 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा इस विषय पर जो हमने पाठ्यक्रम बनाया है, जो प्रश्नावली बनाई है कि इस सप्ताह आप ये करिए, आप इस कहानी के माध्यम से सिखाइए, इस पजल गेम के माध्यम से सिखाइए, एक मानचित्र बनाएं, एक कोई कला। हम ये भी बताते हैं कि भाई हर एक स्कूल में संगीत जरूर सिखाना चाहिए। जितने महान वैज्ञानिक, मैथमेटिशियन जो भी हुए वो संगीत जानते थे। संगीत से आपकी मानसिकता, आपका ब्रेन वेव संगठित होता है, बिखराव से आपको बचाता है। भारत के जितने आप नोबेल लॉरिएट साइंटिस्ट देखिए, विश्व के, कोई पियानो बजाता है, भारत में मृदंग और ये सब पखावज ये सब बजाते हैं,
नए नए वाद्य यंत्रों की रचना करते हैं। तो संगीत सीखना किसी भी प्राइमरी मिडिल स्कूल के स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन दुर्भाग्यवश स्कूलों में संगीत नहीं सिखाया जाता, शायद ही कोई। तो अभी आप फिलहाल यूपी के कितने जिलों में आप? यूपी के लगभग 10 जिलों में हम पहुंच चुके हैं पर्सनली कई बार। गोरखपुर में पहली बार आए हैं, ये मेरा सौभाग्य है। और ऑफिसर्स से मिले हैं, आपने जिक्र किया था, उन सबों की सहमति है कि जैसे कल शाम को करीब 15-20 टीचर्स हमसे मिलने आए थे। उनका संदेश पहुंच गया था कि आप हमारे साथ जुड़ें, और हम फिर लौट के आएंगे 2-3 दिन के बाद, एक दिन के लिए, जब पूरा दिन बिताएंगे उनके साथ कि प्रज्ञालय शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट है, उसकी रूपरेखा है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। पूरी तरह से नहीं हो पाएगा, मैं जानता हूँ, लेकिन उसका एक अंश मात्र अभी जो 2-3 महीना है फाइनल एग्जाम से पहले, 1 महीना, उसमें जो कुछ कर सकते करें। उसके बाद गर्मी की छुट्टियां होंगी, गर्मी की छुट्टियों में 2-3 असाइनमेंट फ्री भी दे दें कि एक इस विषय पर कि प्रकृति के किन पदार्थों पर मेरा जीवन आधारित है, कौन हमें जिंदा रखता है, इस पे एक सूची बना के ले आए पूरी गर्मी की छुट्टियों में। उस सूची में संभवतः ये होगा, सूरज हमारे जीने के लिए जरूरी है, चंद्रमा जरूरी है, पानी, हवा, मिट्टी, धरती, यही नहीं, पूरा आकाश गंगा नहीं है तो सोलर सिस्टम नहीं है, सोलर सिस्टम नहीं, तो ये जो आपस में जो सामंजस्य है प्रकृति के साथ, इसके बारे में बच्चे बिना कुछ बताए अपने आप समझ जाए। मैंने अपने जो क्लास में बच्चों की क्लास पढ़ाता हूँ, जहाँ भी हूँ, मैं बताता हूँ एक लिस्ट बनाओ कि किन चीजों पर तुम्हारा जीवन आधारित है। 20-30 तो लिस्ट में आ ही जाते हैं, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ प्रश्न सही समय। आप टीचर्स के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? टीचर्स के साथ पहले हम बैठ के एक्सप्लेन करते हैं। नहीं, जैसे आज आप हमारे चैनल पे हैं, टीचर्स के और साथ जो ये सारे चैनल पे हमारे टीचर्स सारे लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप जिन बातों को बताना चाहते हैं उनको, वो बातें आप यहाँ रखें। टीचर्स को कि जो बच्चे हैं, उनके स्टूडेंट हैं, उनको पर्सनली और उनके परिवार को थोड़ा बहुत कुछ हद तक जानने का प्रयास करें। वो कोई मशीन टूल, कोई पुतले नहीं है, क्लास में आके बैठ गए, हाजिरी दी, आपने कुछ बोल दिया, उन्होंने सुन लिया, उसके बाद छुट्टी। उसमें और गहराई से जुड़ें बच्चों से, उनके चेहरे को देखें, उनकी जो गतिविधियां हैं, किस तरह के भाव भंगिमा है, उनसे उनकी मानसिकता को पहुंचे। बच्चे के मन में प्रश्न है, उसको समझाने की कोशिश करें, सिर्फ ये नहीं कि आके, तो इस तरह का थोड़ा आचरण में बदलाव, एक ये बात। दूसरा कि खुद भी उस विषय में आप थोड़ा रुचि लें कि हम गणित पढ़ा रहे हैं तो गणित के मूल सिद्धांत पहले बताएं, उसके बाद उसका जो क्रियाएं हम करते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग करते हैं। और किसी बच्चे के अंदर कोई कमजोरी आप पाते हैं तो उसको, बच्चे के अंदर कमजोरी नहीं होती, वातावरण उसको कमजोर बना सकता है। जैसे कोई ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं तो उनके ऊपर प्रेशर होता है, अगर 10-12 साल के हैं तो बारिश हुई या वो बोना है फिर काटना है, इसमें उलझ जाते हैं, ये मैं जानता हूँ। लेकिन उससे परिचित हो जाए कि ऐसा है, तो जब वो खेती बाड़ी का काम थोड़ा मंद है, उस पर थोड़ा पढ़ाई पे ज्यादा जोर दें। और बच्चा अगर लगातार क्लास मिस कर रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब कोई समस्या है, तो उसको इग्नोर ना करें। बच्चों के बिहेवियर को, उनकी अटेंडेंस को इग्नोर ना करें, उस पर भी ध्यान दें। और जो प्रज्ञालय का की जो सामग्री है, उसकी रूपरेखा है, कॉन्सेप्ट है, उसको हम फ्री में अवेलेबल कर रहे हैं। सिर्फ एक संपर्क की बात है, जैसे जिलाधिकारियों को पता है हमारे बारे में, जिस जिलों में हम गए हैं, उनको हमने पूरी सूचना दे दी है कि इस स्कूल में इस जितने भी टीचर्स चाहते हैं उनको हम डायरेक्टली, हमारे असिस्टेंट हैं प्रज्ञालय कोऑर्डिनेटर, एक महिला चंदौली की, वो उनको भेज देंगी फ्री में। और अगर उनको लगे कि हाँ इसमें वो जुड़ सकते हैं, तो जो सामग्री है लगभग 10-12 हज़ार रुपए उसका कॉस्ट है, उसमें जो उपकरण हैं, पुस्तकें हैं, जिस तरह के गेम्स हैं, पजल्स हैं, वो सबको इकट्ठा करके पैक करके वो आपको फ्री में मिल जाएगा, यदि आप उसका नियमित रूप से इस्तेमाल करें और बच्चों तक पहुंचाएं। ये उसकी शुरुआत है। तो
आज आपने जो भी हमारे गार्जियंस भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उनके बच्चे भी सुन रहे हैं और जो भी बड़े सुन रहे हैं, तो अपने बच्चे की नैसर्गिक प्रतिभा को पहचाने। यदि बच्चा स्कूल जाने से कतरा रहा है तो इसका मतलब है कि उसके इंटरेस्ट की चीजें नहीं मिल रही हैं, तो उसको कम से कम उसके बारे में उसके टीचर्स से बात करें। और टीचर्स की भी जिम्मेदारी है कि वो बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहा है, किस चीज में जाना चाहता है। हो सकता है वो आर्टिस्ट बनना चाहता हो सकता है वो कोई कलाकार बनना चाहता हो सकता है कोई क्रिएटिविटी करना चाहता हो। तो धनंजय कुमार जी के इस प्रयास को हम लोग सलाम करते हैं। ये भारतीय जो शिक्षा प्रणाली में, खासतौर से प्राथमिक शिक्षा में, इस एक रुचिकर शिक्षा हो और बच्चे उसमें इंटरेस्ट लें, ये एक बड़ी बात है। इस पर बहुत दिनों से बात चल रही है, लेकिन आप इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, तो हम आपके इस प्रयास को बहुत बहुत साधुवाद है आपका। आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, और आप गोरखपुर जिला प्रशासन के अधिकारियों से भी संपर्क में हैं, तो हम चाहेंगे कि आप अपनी इस मुहिम को जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जाते जाते एक बात मैं इसमें जोड़ दूं कि जब बच्चों को कहा जाता है ना, खाली मन शैतान का घर, उसके विपरीत सत्य उसके विपरीत है। अगर बच्चे थोड़ा एक्सरसाइज, योग और ध्यान पे थोड़ा भी 5-10 मिनट रोज करें, क्योंकि हमारा ध्येय है खाली मन। खाली मन से सृजन होता है, दिमाग भरा होता है, हमेशा परेशान होता है। तो ये ना मान के चले कि खाली घर शैतान का घर है। खाली घर, खाली मन शैतान का घर नहीं है, खाली मन भगवान का घर है। बहुत बहुत धन्यवाद। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।